जय हिंद। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूं, जिसका नाम है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। आपने अक्सर सुना होगा प्लासी का वॉर और बक्सर के वॉर के बाद बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, इन युद्धों के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश का जो है भारत पर जो है अधिकार हो जाता है। उन चीज़ों को आज हम आराम से समझेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करेंगे। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग के 2-3 पार्टों में बना रखा है, उनको आप ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आप लोग को प्लासी और बक्सर के वॉर जो है समझने में दिक्कतें नहीं आएगी। प्लासी और बक्सर के वॉर से किसी भी पीसीएस के मेंस एग्जाम में तैयारी करते हैं तो काफ़ी बेहतर रहता है इसको पढ़ना। आपको समझ में आना चाहिए कि बंगाल की स्थिति किस प्रकार की थी और किस प्रकार की हो गई और अब किस प्रकार की है, तो आपको आकलन करने में काफ़ी ज़्यादा ही सुलझ होगा। तो स्टार्ट करते चलिए आपको कि बंगाल का जो है क्या स्थिति थी और किस प्रकार से बंगाल जो था भारत पर जो है अपना बंगाल के अंदर जो है ब्रिटिश ने किस प्रकार से आधिपत्य कर लिया था, उनके बारे में समझते। बंगाल के ऊपर कब्जा करना इतना अधिकार नहीं था जब तक कि मुगल के अंदर मजबूत शासक वहां पे बैठे हुए थे। मुगल काल के अंतिम शासक अगर बेहतरीन शासक है तो जो आपका औरंगजेब था, उसकी मृत्यु हो गई थी 1707 में। इसके मरने के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि बिल्कुल मुगल काल का जो है अंत होना शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद उत्तर मुगल काल आता है और इसमें बहुत ही कमजोर निकम्मे निठल्ले शासक आने शुरू होते हैं। ठीक, तो औरंगजेब के टाइम के बाद हम देखते हैं कई शासक आए, जिनमें बहादुर शाह आ गया फर्स्ट, बहादुर शाह सेकंड भी था, फर्स्ट आ गया। इसके बाद एक शासक था फारूक शियर। फारूक शियर ने क्या किया था पता आपको? 3000 मासिक वेतन के आधार पर क्या किया उसने? बंगाल में ब्रिटिश को फ्री ट्रेड करने का अधिकार दे दिया और यही मौका जो था अंग्रेजों के लिए मिलना था और इसी मौके की तलाश में अंग्रेज सरकार यहाँ पर आए थे और इसको व्यापार करने जब मौका मिल गया, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर धीरे धीरे अपना बिस्तर जो है लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो है अपना पांव जमा करके यहाँ पर रहने की बात करनी शुरू कर दी। ठीक, फारूक शियर के टाइम में बंगाल के अंदर एक नवाब बना जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां इतने महत्वपूर्ण नवाब नहीं हुए। इसके बाद शुजाउद्दीन हुए, फिर आपके सरफराज हुए, सरफराज 1 साल के लिए, और फिर आपका 1740 में एक शासक है जिसका नाम होता है अलवर्दी खान आता है और अलवर्दी खान बंगाल के राजगद्दी को संभालता है और सरफराज को मार करके वहां से भगा देता है। ठीक, हम देखते हैं कि अलवर्दी खान किस प्रकार से बंगाल के नियमों को और बंगाल की चीजों को स्टैब्लिश करता है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण स्टैब्लिश नहीं कर पाता। इसकी 3 बेटियां थी, बेटा एक भी नहीं था। तीनों बेटी की शादी, एक बेटी की शादी पटना में, एक की शादी पूर्णिया में और एक की शादी बांग्लादेश में कर दी। ठीक, पटना में जो शादी हुई थी उसका बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक, सिराजुद्दौला जो था काफी ज्यादा ही योग्य शासक में से गिना जाता था और उसने बंगाल की स्थिति को सुधारने का प्रयास करना शुरू कर दिया। बंगाल में उसने नए नए सुधार लाने शुरू कर दिए और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर जितने भी अच्छे सुधार हुए उनके लाने में सिराजुद्दौला का अहम योगदान होता है। सिराजुद्दौला के टाइम में ब्रिटिशों ने क्या किया, कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी बनाने की बात करी। प्रेसिडेंसी के नाम पे उसने सिराजुद्दौला से एक झूठा मांग क्या किया, तो उसने कहा कि हम जो है यहां से व्यापार करेंगे बंगाल से और हमें जो है यहाँ पे क्या दो, किला बनाने का अधिकार दो, छोटे मोटे दीवार जो है खड़े करने का अधिकार दो। दीवार इसलिए खड़े करेंगे ताकि हमारे सामानों को चोर जो है चोरी ना कर ले। तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है, तुम जो है अपनी दीवार खड़ी कर लो, अपने सामानों को सुरक्षित करो ताकि हमारे सामान भी चोरी ना हो। लेकिन ब्रिटिशों का जो है कुछ अलग ही मनसवा था और उसने क्या किया, किले तो बनाए, दीवार बनाए, लेकिन दीवार को जो है काफी मोटे मोटे बनाने शुरू कर दिए और उस दीवारों के ऊपर क्या लगा दिया, तोप लगा दिया। ठीक, जब सिराजुद्दौला को चला पता तो कहा अच्छा ससुरा तेज चल रहा है तुझे बताऊंगा मैं, बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है। उसने क्या किया, सिराजुद्दौला ने इस पे
अटैक कर दिया और इस किले को तोड़ दिया। किले को तोड़ने के बाद विध्वंस जब किया तो इसमें से कुछ लोग गिरफ्तार कर लिया। लगभग 146 लोगों को गिरफ्तार किया और एक काल कोठरी नामक कमरा था, उसमें एक ही होल था ऊपर में दरवाजे में। तो एक इस प्रकार से होल था पूरे घर में, इसमें एक करके सभी को घुसा दिया और लगभग इसमें सांस लेने की भी जगह नहीं थी। अब ये मन ग्रंथ कहानियां थी, क्या थी वो तो हम इतिहासकार ही बताएंगे। ठीक, इस काल कोठरी में लगभग 146 में से 123 लोग मर गए। अब ये बात एक इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में लिखा और वो भागते भागते यहां जब निकला, सुबह जब निकला तो ये सीधे चला गया कहां, ब्रिटेन चला गया और ब्रिटेन में जाकर के अपने महाराज से कह रहा है कि महाराज मैं तो बच गया, क्योंकि मुझे तो मैं भी मरने वाला था, क्योंकि वहां पे जो है सिराजुद्दौला सन की राजा है और उसने क्या किया, हम सबको मारने का प्लान बनाया, उसने एक कमरे में सबको बंद कर दिया। तो ब्रिटिश ने बोला तू कैसे बच गया भाई? कह रहा कि मैं जो है ना, मुझे तो सबसे पहले सबको घुसा दिया और लास्ट में मुझे जो है अंदर डाला गया। तो मैंने क्या किया, जो दरवाजा था ना उसका हॉल, ये जो यहाँ पे जो हॉल था इसके अंदर नाक लगा दिया और मैं सांस लेता रहा, इस कारण से मैं बच गया और मैं बचते हुए आपके पास आया हूँ। बहुत खतरनाक शासक है, का कोई दिक्कत नहीं, मैं इसकी जो है हेकड़ी शांत करता हूं। तो यहां पे जो था मद्रास प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर था जो क्लर्क के पद से ऊपर उठ करके गवर्नर बना, जो बंगाल का पहला गवर्नर बनता है, इसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को जाती है सूचना और रॉबर्ट क्लाइव जाता है कहां पे, बंगाल। जब बंगाल पहुंचता है तो रॉबर्ट क्लाइव को पता होता है कि सिराजुद्दौला काफी ज्यादा ही मजबूत शासक है, तो इससे डायरेक्टली दुश्मनी करना आसान नहीं होगा। तो वहां गया रॉबर्ट क्लाइव, कहा जी मालिक बताइए क्या हुक्म है, आपकी क्या सेवा करें हम। ठीक, तो रॉबर्ट क्लाइव वहां झुक के प्रणाम करता है, किसको, सिराजुद्दौला को। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को चाहिए मौका, क्या मौका, तो इसके आंतरिक मामलों में कोई गड़बड़ी हो उसे जानने की। तो रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि सिराजुद्दौला के फैमिली में ही बहुत ज्यादा क्लेश है। अब क्लेश किस बात की है तो वो देखो, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर कौन था, सेनापति मीर जाफर। ठीक, और इसकी मौसी थी घसीटी बेगम। मौसी चाह रही थी कि मैं अपने बेटे को बंगाल का नवाब बनाऊं। इसके बाद एक व्यापारी था, व्यापारी का नाम था अमीन चंद, और एक धनाढ्य व्यक्ति जो बैंकर था उसे कहते हैं हम जगत सेठ। जगत सेठ कौन था, एक आपका धनाढ्य मतलब बैंकर था, बहुत पैसा वाला व्यक्ति था, जगत सेठ। अब इन्होंने मिल करके जो है सिराजुद्दौला को मारने का प्लान किया। अब जो है युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के सैनिक आगे आ गए और मीर जाफर जो है सेना का रोल निभा रहा था। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि जो है हम हारने वाले हैं, तो मीर जाफर जो है अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ पैसे, चंद पैसे और लालच देकर के इसको अपनी सेना में मिला लिया। अब मीर जाफर ने कहा किसको, सिराजुद्दौला को, कि महाराज आप घर जाइए, आराम से बैठिए, मैं इन सबको देखता हूं। अब इतने चलाक की इन्होंने तो कहा ठीक है देख ले यार, ये कौन सा ज्यादा बहुत बड़ा वो है, मतलब युद्ध होने वाला है, इन सबको तो ही मार देगा। ठीक है महाराज जाइए। जैसे ही ये यहां घर के लिए निकला तो रास्ते में ये जो युद्ध था, ये था आपका प्लासी का वॉर। ठीक है, जैसे घर के लिए निकला इन्होंने खबर कर दिया कि जो है सिराजुद्दौला घर के लिए जा रहा है। रास्ते में पकड़ के सिराजुद्दौला को मार दिया। अब सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। अब हम आगे पढ़ते मीर जाफर के बारे में। ठीक, तो सिराजुद्दौला से आपको कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। अब मीर जाफर जो था क्या बना, बंगाल का नवाब बन गया। मीर जाफर उतना योग्य शासक नहीं था। इसने बहुत ही कम टाइम पर तक जो है 1556 से 57 से लेकर के 1757 से लेकर के 1760 तक राज करता है। और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया। इसके बाद मीर जाफर जो था
बंगाल की राजगद्दी को संभालता है। और राजगद्दी को संभालने के बाद हम देखते हैं कि इसका दामाद होता है, इसका नाम होता है मीर कासिम, वो भी बहुत तेज, अपने ससुर से भी ज्यादा तेज। तो उसने अंग्रेजों को पटाना शुरू किया, कहा सरकार मैं आपको अपने ससुर से ज्यादा जो है यहाँ से बंगाल से टैक्स दूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं यंग हूं, ठीक, मेरे ससुर जी बूढ़े हो गए। तो ससुर जी कहा ठीक है भाई, दामाद है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीर कासिम को जो है, मीर कासिम को क्या किया, वहां का नवाब घोषित कर दिया। अब नवाब जब घोषित कर दिया तो दो काम किया इसने। पहले क्या किया, एक बार इसने क्या किया, 2 करोड़ रुपए क्या दिया, अंग्रेज को दे दिया, हरजाना। तो इसके बाद जब तक गद्दी बढ़ा उसने कुछ नहीं किया। और क्या काम किया उसने, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से चेंज करके कहा लगा दिया मुंगेर। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है मुंगेर। और मुंगेर में क्या किया उन्होंने, आपको पता होगा कि मुंगेर में राजधानी बनाने के बाद उसने सोचा कि अगर मुर्शिदाबाद राजधानी रहेगी तो अंग्रेज हमें कभी भी खतरे करके मार सकता है। तो मुंगेर में राजधानी बना करके वहां पे क्या किया, सबसे पहला काम बारूद की फैक्ट्री डाल दी, बारूद की फैक्ट्री, ठीक, बंदूक की फैक्ट्री डाल दी। आज भी वो फैक्ट्री वहां पे मौजूद है। तो मीर कासिम ने क्या किया, जैसे ही राजगद्दी संभाला उसने पहली बात मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर कर दिया और बारूद की फैक्ट्री बैठा दी और बहुत सारे बंदूक उड़ाने शुरू कर दिए। अब अंग्रेजों को चल गया पता कि जो मीर कासिम है वो जो है उसको जो है व्यापार करने का जो है खतरा पैदा कर रहा है, मतलब बंगाल में जो है अंग्रेजों के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो मीर कासिम ने क्या किया, एक और काम कर दिया, उसने दस्तक खत्म कर। दस्तक जो होता है एक पहचान पत्र होता है, टाइप का होता है, जो बंगाल के अंदर व्यापार करने का अधिकार देता था, वो भी खत्म कर दिया किसने, मीर कासिम ने। अब अंग्रेजों का जो है गुस्सा जो है मीर कासिम पर और अधिक होने लगा। उसी बीच एक कांड होता है जिसे कहते हैं पटना कांड। पटना कांड में होता क्या है कि मीर कासिम को मरवाने के लिए अंग्रेजों की कुछ टोली आती है। उस टोली में जो ब्रिटिश अधिकारी होता है वो मारा जाता है। अब जब मारा जाता है तो उसी जब सूचना पहुंचती है किसको, ब्रिटिश गवर्नर को, तो उस गवर्नर ने क्या किया, मीर कासिम को पद से हटा करके वापस मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है। अब इनके पीछे अंग्रेज लग जाते हैं। अब जो शुरू होती कहानी मीर कासिम की, मीर कासिम भागता है कहां से, बिहार से। पहले आता है आपका उत्तर प्रदेश, दिल्ली। दिल्ली में उस टाइम का मुगल शासक होता है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और अवध का शासक होता है, अवध का शासक सुजाउदौला, सुजाउदौला नहीं, सुजाउदौला। इन दोनों जाकर के मिलता कौन है, मीर कासिम, और कहता है कि अगर हमने ब्रिटिशों को यहां से नहीं भगाया तो शायद आने वाले टाइम में हम लोग यहां से भागे जाएंगे या हम लोग यहां से मारे जाएंगे। इन्होंने सारी सूचनाएं दे दी किसको, शाह आलम द्वितीय को और सुजाउदौला को। ये दोनों गुस्से में आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। शाह आलम द्वितीय ने मुगल सेना तैयार की, अवध के नवाब सुजाउदौला ने अपनी सेना तैयार की, और कुछ सैनिक मीर कासिम पास भी था तो उसने भी सेना लेकर के चल दिया। अब जैसे आगे बढ़ा तो हुआ कुछ नहीं, तो रॉबर्ट क्लाइव अपना मद्रास आ गया था। अब इनको पता था कि पटना कांड के बारे में, तो इसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने हेक्टर मुनरो को भेजा। यहां से रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अपने सेनापति किसको भेजा, हेक्टर मुनरो। कई बार क्वेश्चन आता है, हेक्टर मुनरो बहुत ही क्रूर सेनापति था। यह सिद्ध चला कि कहां पे, बंगाल के ऊपर बिहार जाना शुरू किया। और बिहार में जैसे ये लोग यहां से एंट्री मारे और यहां पड़ गया बिहार और यूपी का बॉर्डर बक्सर। बक्सर में 1764 में युद्ध हो गया 3 गुट का। ये त्रिगुट युद्ध था, त्रिगुट युद्ध। इसमें एक तरफ मीर कासिम, एक तरफ शाह आलम द्वितीय और एक सुजाउदौला। ये एक तरफ 3 और एक तरफ अंग्रेज। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने इन सबको मार करके खदेड़ दिया। और यही इतिहास का एक ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जो बंगाल के साथ साथ पूरे भारत पर जो है ब्रिटिशों को अधिकार करने का मौका दे दिया। अब इस युद्ध में शाह आलम की हार होती है, सुजाउदौला की हार होती है, मीर कासिम को पकड़ लिया जाता है, उसको मार दिया जाता है
और बंगाल से लेकर के, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जो है पूरे जगह पे ब्रिटिशों को पैर पसारने का मौका मिल जाता है। और इस प्रकार से पूरे बंगाल क्षेत्र पर जो है ब्रिटिशों का अधिकार होता है। फिर से जो है मीर जाफर को जो है राजगद्दी को बैठाता है और जिन्होंने साथ दिया मीर कासिम का, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला, इन सब के ऊपर क्या कर दिया, कर्ज थोप दिया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। कहा कि तुमने बेमतलब से हमसे टक्कर लिया, इसलिए तुम भी जो हमें हर्जाना भरो। तो ऐसा नुकसान हुआ। अगर मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला एक साथ होकर के बक्सर में युद्ध नहीं करता तो शायद बक्सर का युद्ध नहीं होता और अंग्रेज को पैर पसारने का मौका नहीं मिलता। अगर युद्ध किया तो मजबूती से दिमाग से युद्ध करता तो शायद जो है बक्सर के युद्ध में भारत की जीत होती और उस टाइम के बाद अंग्रेजों का यहां से खत्मा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज जो है भारत पर जो है अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें ताकि मैं अगला वीडियो जो आपको पढ़ाऊंगा टीपू सुल्तान हैदर अली के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है सर, धन्यवाद।